सबसे पहले इमरान खान साहब ने जो स्टेटमेंट दिया वो शाकार, जिसका सबको इंतजार था, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने जो बताया आपको वो था जो इमरान खान साहब की बहन ने बाहर आकर बताया। लेकिन फिर जो सारी तफसीलात याद करके एक एक लफ्ज इमरान खान साहब की टीम इकट्ठा करती है और इकट्ठा करने के बाद उसको उनके ट्विटर हैंडल पे जारी करती है। तो इमरान खान साहब का जो स्टेटमेंट है, और इसको आप ये कह सकते हैं कि अब तक का इमरान खान साहब का सख्त तरीन स्टेटमेंट उस महीने में आया जिस महीने में आसिम मुनीर साहब उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें एक एक्सटेंशन मिल जाएगी या वो अपनी नौकरी के अंदर तौसी करवा पाएंगे। उसी महीने में इमरान खान साहब का एक बहुत सख्त स्टेटमेंट आया। 3 तारीख को स्टेटमेंट आया और आपको पता है कि 29 तारीख को आर्मी चीफ तब्दील होता है नवंबर की। बहरहाल इमरान खान साहब ने क्या कहा पहले ये सुनिए। मुल्क में इस वक्त आइन और कानून की नहीं, आसिम लॉ की हुक्मरानी है। आसिम मुनीर तारीख का जालिम तरीन डिक्टेटर और जहनी मरीज है। इसके दौर में जितना जुल्म हुआ उसकी मिसाल नहीं मिलती। इसके दौर में औरतों का लिहाज किया गया, ना बच्चों का, और बुजुर्गों पर रहम ना खाया गया। आसिम मुनीर अपनी कुर्सी की हवस में कुछ भी कर सकता है। इस वक्त मुल्क में सिर्फ एक शख्स आसिम मुनीर का हुक्म चल रहा है, जिसकी वजह से मुल्क से इखलाकियात का जनाजा निकल गया है। इस दौर में जिस तरह आम आवाम का कत्लेआम किया गया, ऐसा कभी नहीं हुआ। 9 मई, 26 नवंबर आजाद कश्मीर और मुरीद के सानेहात ताकत के इस अंधे इस्तेमाल की बदतरीन मिसालें हैं। जिस तरह निहत्ते शहरियों पर गोलियां बरसाई गई, ये किसी मुहज़्ज़ब मुआशरे में सोचा भी नहीं जा सकता। खवातीन पर जितना जुल्म आसिम मुनीर के दौर में हुआ, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। डॉक्टर यास्मीन राशिद बुजुर्ग और कैंसर सर्वाइवर हैं। इनको सिर्फ इसलिए जेल में डाला हुआ है क्योंकि उन्होंने तहरीके इंसाफ छोड़ने से इनकार किया। बुशरा बेगम को भी सिर्फ इसलिए कैद तन्हाई में रखा हुआ है ताकि मुझ पर दबाव डाला जा सके। ये कहां का कानून है कि जिन्होंने तहरीके इंसाफ छोड़ दी उनके लिए आम माफी और जो मेरे नजरियात का साथ देते रहे उन पर हर तरह का जुल्म और जबर। हम गुलामी कबूल करने पर मौत को तरजीह देते हैं। आसिम मुनीर मुझ पर और मेरी अहलिया पर हर तरह का जुल्म कर रहा है। ऐसा जुल्म किसी सियासी रहनुमा के अहले खाना के साथ नहीं किया गया। मैं एक बार फिर वादे करना चाहता हूं, ये चाहे कुछ भी कर ले, ना ही मैं झुकूंगा और ना ही इनकी बैत करूंगा। मेरा कौम के नाम पैगाम है कि जो कौमें या मौत या आजादी इस जैसा तो टोक और बेबाक नजरिया अपनाती हैं, उन्हें हकीकी आजादी के हुसूल और तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। ऐसी उसूल पसंद कौमें ही सुरखरू होती हैं। मैं वादे करना चाहता हूं कि तहरीके इंसाफ ना फॉर्म 47 हुकूमत से मुज़ाकरात करेगी, ना एस्टेब्लिशमेंट से। ऐसी कठपुतली हुकूमत से मुज़ाकरात का तो वैसे ही कोई फायदा नहीं, जिसका वज़ीर आज़म ही पूछ के बताऊंगा कि तहत चल रहा हो। मुज़ाकरात इसलिए भी बेसूद है कि जब भी हमने मुज़ाकरात किए, हम पर सख्तियां और जुल्म मजीद बढ़ा दिया गया। इस वक्त सारी ताकत वैसे भी एक फर्द वाहिद यानी आसिम मुनीर के पास है, जो अपनी कुर्सी की खातिर किसी भी हद तक जा सकता है। मुज़ाकरात के हवाले से फैसला हमारे तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के इत्तेहादी महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास करेंगे। तहरीक इंसाफ के तमाम ओहदेदारों, पार्लियामेंटेरियंस, ILF और सीनियर वकला को हाई कोर्ट्स जाना चाहिए और वहां से तारीख लिए बगैर ना उठें। ये इमरान खान साहब ने सख्त ताकीद की है कि जो तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस हैं, MPs, MNA, सेनेटर्स, वो भी, और जितने ओहदेदारान हैं वो सब भी, और ये जो ILF के लोग हैं, जितने वकील हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले, वो भी, और सीनियर वकला, इन्हें हाई कोर्ट्स जाना चाहिए और वहां से तारीख लिए बगैर ना उठें, क्योंकि मेरे और बुशरा बेगम के मुकदमात की तारीखें ही नहीं दी जा रही और जानबूझकर मुकदमात को तवालत दी जा रही है ताकि हम जेल से बाहर ना आ सके। सब जानते हैं कि इन मुकदमात में कुछ नहीं रखा और आखिरकार इन्होंने जमीन बोस ही होना है, लिहाजा इनको समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं किया जा रहा। ये इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी को ताकीद की। अब सोशल मीडिया इसके ऊपर निगरानी करेगा, आप देख लीजिएगा आज से, क्योंकि बड़ा क्लियरली और कैटेगोरिकली इमरान खान साहब ने कह दिया। गंडापुर साहब के दौर में ये नहीं होता था। गंडापुर साहब पे बहुत तनकीद हुई इस बात को लेकर कि लोग ना अडियाला जेल के बाहर पहुंचते हैं और ना अदालतों में पहुंचते हैं। तो इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से इतनी नरमी क्यों है? लेकिन अब क्योंकि ये इम्तिहान आ गया सुहेल अफरीदी का, तो देखते हैं कि वो इसके ऊपर किस तरह की हिकमत अमली बनाते हैं, किस तरह लोगों को भेजते हैं और कैसे फैसिलिटेट करते हैं। सलमान अकरम राजा के ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ जाने वाले लोग थे, वैसे मैं हैरान होता हूं कि वो अपने मुंह से कहते हैं कि हमें एस्टेब्लिशमेंट ने डंडे मार मार के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छुड़वाई है, यानी उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने पर मजबूर किया एस्टेब्लिशमेंट ने, लेकिन वो लड़ाई करते हैं तहरीक इंसाफ से। भाई जिन्होंने आपको डंडे मार के आपसे पार्टी छुड़वाई है, आप उनसे गिला करें ना कि यार हमारे साथ आपने ज्यादती की है, आपने हमारे साथ जुल्म किया है, तो आप जवाब दें। वो बजाय उनको पूछने के, वो जो लोग पीछे बच गए उसके अंदर PTI में, वो उसके साथ लड़ते रहते हैं। सलमान अकरम राजा पर मुकम्मल एतमाद है इमरान खान ने कहा।
पार्टी से मुताल्लिक तमाम हदायत और मुलाकात की लिस्ट सलमान अकरम राजा के जरिए ही भेजी जाएंगी। सलमान अकरम राजा की जिम्मेदारी है कि वो तमाम हदायत पर अमल दरामद करवाएं। इमरान खान साहब का अडियाला जेल में अपनी हमशीरा से मुलाकात में पैगाम। नाज़रीन, सुहेल अफरीदी साहब को थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा। उसका रीजन यह है कि मेरी इतला के मुताबिक सुहेल अफरीदी साहब के वो मुखालिफिन जो उनकी जमात में नहीं है उनसे तो वो निमटी लेंगे, लेकिन जो मुखालिफिन उनकी जमात में है उनसे उनको बहुत टफ टाइम मिलेगा आने वाले वक्त में। और वहां प्लानिंग की जा रही है, वहां पे जो है वो अपनी जत्थाबंदी तैयार हो रही है और फिर बहुत सारे सवालात भी उठाए जाएंगे, तो उनको बड़ा फूंक फूंक के कदम रखने पड़ेंगे और इमरान खान साहब की हिदायत पे अमल करना पड़ेगा। 27वीं आईनी तरमीम का नाज़रीन हर तरफ रौला पड़ा हुआ है। आजाद कश्मीर के साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा फारूक हैदर, नून लीग से इनका ताल्लुक है। वो ये दावा करते हैं कि 27वीं आईनी तरमीम आजाद कश्मीर को अबूरी सूबा बनाने का इम्कान है। यानी ये जो एक आजाद मुल्क है आजाद कश्मीर, और ये इसलिए हमने आजाद मुल्क रखा था क्योंकि हमारा ये दावा है कि ये इंडिया का हिस्सा नहीं है। इंडिया का दावा है, ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। तो अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा था कि यहां के लोग फैसला करेंगे कि वो किसका हिस्सा है। तो हमने अपने इस केस को मजबूत रखने के लिए आजाद कश्मीर को एक अलग हैसियत दी थी, आजाद हैसियत। लेकिन ये नून लीग के फारूक हैदर साहब कह रहे हैं और बड़ी अजीब बात कर रहे हैं कि 27वीं आईनी तरमीम कश्मीर को अबूरी सूबा बनाने का इम्कान है। ये बहुत अहमियत की हामिल है। आजाद कश्मीर की हैसियत को ज़ेर बहस लाया जा सकता है, मौजूदा निज़ाम की बिसात भी लपेटी जा सकती है। और ये अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं। अब पता नहीं ये होगा या नहीं होगा, कश्मीरी इसके ऊपर बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल देंगे, ये मैं ज़ाती तौर पे जानता हूं। एक और बात, सवाल जो उठाया मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने कि कहा जा रहा है कि कमांडर इन चीफ का एक नया ओहदा तख्लीक किया जा रहा है। ये जो 243 वाला है ना आर्टिकल आइन का, असल में तो तरमीम जो हो रही है वो तो अदलिया के अंदर हो रही है। जो असल तरमीम है वो अदलिया के अंदर और आर्मी के मामलात के अंदर हो रही है। आर्टिकल 243 में और आर्टिकल 200 में, इन चीजों में जो असल तरमीम है वो यहां पे हो रही है। कुछ इनका यह है कि इलेक्शन कमीशन को तैनाती के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म को इख्तियारात मिल जाए, अपोजिशन का कंडा निकाल दें, कोई एक दो चीजें और कर दें, तो अपनी हुकूमत को पक्का और मजबूत बनाने और अगला इलेक्शन चोरी करने के रास्ते ये लोग ढूंढ रहे हैं। असल तरमीम ये है, ये 18वीं तरमीम की जो चंद चीजें आई हैं इन पे कंप्रोमाइज हो जाएगा पीपल्स पार्टी का और एस्टेब्लिशमेंट का। और वो चीजें लाई सिर्फ इसलिए गई हैं ताकि जरदारी खानदान को एक फेस सेविंग दे दी जाए। वो ऊंची आवाज में दो चार तकरीरें करेंगे, रोला डालेंगे, भागदौड़ करेंगे, मुज़ाकरात करेंगे, बातें करेंगे। फजल रहमान को फेस सेविंग मिल रही है, उन्होंने भी बड़ा रोला डाला कि 18वीं तरमीम को किसी ने देखा भी तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा। वो ये इस तरह सवाल ही पैदा नहीं होता। एस्टेब्लिशमेंट जो कहेगी बिलावल भी वही करेंगे, फजल रहमान भी वही करेंगे। फेस सेविंग के लिए उनको कुछ तरमीम के अंदर ऐसी चीजें डाली गई हैं जो बाद में खत्म कर दी जाएंगी। ये आर्टिकल 243 है क्या? ये फौज से मुताल्लिक आइन के अंदर पूरा एक हिस्सा है। अब कहा जा रहा है कि कमांडर इन चीफ का एक नया ओहदा तख्लीक किया जा रहा है, जो ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ का ओहदा खत्म किया जा रहा है। आइन के साथ जो सुप्रीम कमांडर सदर पाकिस्तान को हासिल है उसके साथ भी छेड़छाड़ की जाएगी। इसके बाद आइन सिविलियन इदारों को एस्टेब्लिशमेंट के मातहत कर देगा। आइन के तहत जो सिविलियन इदारे हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के मातहत हो जाएंगे। यानी आर्मी चीफ को एक नया ओहदा मिल जाएगा, ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। कुछ जो इस्लामाबाद में दोस्त हैं वो ये बता रहे हैं कि आसिम मुनीर साहब को इमरान खान साहब से बहुत खौफ है और उन्हें इस बात का आइडिया है कि इन 3 सालों में जिन चीजों को वो ठीक करना चाहते थे वो नहीं हुई। पब्लिक के अंदर परसेप्शन ठीक करने की उन्होंने बड़ी कोशिश की, इंडिया के तैयारे भी गिर गए, फिर भी 1-2 महीने से ज्यादा वो काम चला नहीं। पब्लिक में भी परसेप्शन बहुत खराब है और आसिम मुनीर साहब की पॉलिसीज की वजह से। तो आसिम मुनीर साहब ये जानते हैं कि जो मौजूदा हुक्मरान है ये मुझे मुंह भी नहीं लगाएंगे जिस दिन मैं इररेलेवेंट हो जाऊंगा। यानी जनरल बाजवा को तो उन्होंने गालियां दी हैं, जनरल बाजवा को तो सत्यानाश करके रख दिया नून लीग ने जिसके जूते पॉलिश करते थे। आसिम मुनीर को नजर आ रहा है कि जिस दिन नौकरी नहीं रहेगी ये टके टोकरी कर देंगे मुझे नून लीग वाले और पीपल्स पार्टी वाले, ये मुझे मुंह ही नहीं लगाएंगे, मैं टाइम मांगता रहूंगा मुझे नहीं मिलेंगे। और इमरान खान को मौका मिल गया तो वो मुझे वैसे ही नहीं छोड़ेगा, ये भी उनके दिल के अंदर डर है। तो ये इस डर के साथ जो है ना वो एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, बड़ा मुतनाज़ हो गया ओहदा आर्मी चीफ का। देखिए ये बात एक हकीकत है कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने काफी सियासत की है। उन्होंने तजारत के अंदर मुदाखलत की है, कारोबार के अंदर उन्होंने मईशत के अंदर मुदाखलत की है, फॉरेन पॉलिसी में उन्होंने बहुत मुदाखलत की है, दाखिली मामलात में उन्होंने बहुत मुदाखलत की है, सियासी मामलात में उन्होंने बहुत मुदाखलत की है, पाकिस्तान के कारोबारी मामलात में उन्होंने बहुत मुदाखलत की है और सियासत में मुदाखलत कंटिन्यूसली वो कर रहे हैं। तो एक बड़ी मुतनाज़ उनकी शख्सियत हो चुकी है। और इमरान खान साहब का अगर आप जो ट्वीट मैंने आपको पढ़ के सुनाया इसको अगर आप गौर से सुने और समझें तो यह बात भी पक्की है कि आसिम मुनीर के लेवल तक तो इमरान खान साहब किसी किस्म की कोई लचक दिखाने को तैयार नहीं है। अब इदारे को और हुकूमत को यह फैसला करना चाहिए
कि क्या एक मुतनाज़ शख्सियत के लिए या एक फर्द वाहिद के लिए वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के साथ या सबसे बड़ी पॉलिटिकल वॉइस के साथ या सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एक नफरत, बुग़्ज़ और जंग की कैफियत में रह सकते हैं? क्या ये इदारे के लिए और पाकिस्तान के लिए फायदेमंद होगा? मेरे ख्याल में इदारे को आगे बढ़ना चाहिए। इदारे के पास एक से एक काबिल लोग हैं, आगे बढ़ जाए, ठीक है, चीजें आती हैं चली जाती हैं, बंदे आते हैं चले जाते हैं, मुल्क चलता रहता है और मुल्क किसी के लिए रुकता नहीं है, ना वो पीछे मुड़ के देखता है। 27वीं आईनी तरमीम जो है इसके हवाले से डिफरेंट खबरें आती जा रही हैं। ये दो चीजें मैंने आपके सामने रखी। रहीक अब्बासी साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की इसके बारे में। रहीक अब्बासी साहब मिनहाजुल कुरान के साबिक रहनुमा हैं और उन्होंने कहा सियासतदान करप्ट होते हैं, वफाद परस्त होते हैं, ये बिक जाते हैं, बैरूनी ताकतों के आलाकार बन जाते हैं, अकरबा परवरी इनका शार हो जाता है। पाक फौज मुल्क का वाहिद आजाद इदारा है, मुल्क की नजरियाती और जुग्राफियाई सरहदों की मुहाफिज है, अक्सर कामयाब कारोबार इसी इदारे के हैं। सो इतना तकल्लुफ करने की क्या जरूरत है? सीधा साधा एक ही तरमीम कर देना इनके अंदर। यह मुल्क फौज का है, वही इसकी असल मालिक है। आर्मी चीफ अपने ओहदे की तकमील के बगैर फील्ड मार्शल बन जाएगा और ताहयात ओहदे के ऊपर रहेगा। वही मुल्क के सदर, वजीर आजम और अरकान शूरा, सूबाई हुकूमतों और तमाम जजों के तकर्रुर का इख्तियार भी रखता होगा और मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से बदलकर सल्तनत अस्करिया पाकिस्तान रख दें। बहुत सारे लोग तनकीद करें 27वीं आईनी तरमीम आने पर, लेकिन क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश है तो ये पूरी हो जाएगी, 27वीं आईनी तरमीम पास हो जाएगी। इस मरतबा मैं आपको खबर ये देता हूं कि एस्टेब्लिशमेंट ने PMLN को और पीपल्स पार्टी को यह कहा है कि अब हमने आपके नंबर पूरे कर दिए और पिछली आईनी तरमीम में बहुत कालक हमारे मुंह पे मली गई थी एस्टेब्लिशमेंट के, हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है, पूरी दुनिया में बदनामी हुई है और हमने वो काम किए। 26वीं आईनी तरमीम के लिए देखे ना, बंदे अगवा कर लिए, अरकान असेंबली अगवा कर लिए, उनकी बहन बेटियां बहुएं अगवा कर ली, टॉर्चर किया, बच्चों को अगवा कर लिया, पार्लियामेंट के अंदर घुस गए, पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर घुस गए। तो पिछली आईनी तरमीम में तो इन्होंने बहुत गंद मारा एस्टेब्लिशमेंट ने। तो उन्होंने कहा जी कि अब आप मजीद कालक हमारे ऊपर ना मले, हमारी जरूरत है 27वीं आईनी तरमीम, लिहाजा ये अब आप खुद बोझ उठा लें, आप खुद करवा लें, आपके नंबर हमने पूरे करवा दिए। तो जनाब इसहाक डार साहब मैदान में आए और इसहाक डार साहब ने आके इसको ओन कर लिया। उन्होंने कहा जी मैं ओन करता हूं कि ये जो आईनी तरमीम है ये हम कर रहे हैं और जनाब हमारी तरफ से आ रही है, हम इसकी जिम्मेदारी कबूल करते हैं। हालांकि यही इसहाक डार, ये मेरे पास स्टेटमेंट मौजूद है इसहाक डार का, ये अगस्त के एंड का स्टेटमेंट है, यानी 2 माह पहले की बात है कि यही इसहाक डार स्टेटमेंट दे रहा था कि अभी तो 26वीं आईनी तरमीम हम हजम कर रहे हैं, 27वीं की जरूरत नहीं है। लेकिन 2 माह में ऐसा क्या इनकलाब आ गया कि अब 27वीं आईनी तरमीम को ये कह रहे हैं जी हम तो इसके ऊपर काम कर रहे थे। जब इनसे पहले पूछा तो उन्होंने कहा जी हम तो कर नहीं रहे कुछ भी, हम तो 26वीं खत्म कर रहे हैं। तो फिर अचानक एस्टेब्लिशमेंट ने लाके इनके सामने रख दी जनाब अब ये भी करनी है, तो ये अब उसको ओन कर रहे हैं बेचारे, मरता क्या ना करता, जो वो इनको दे देते हैं ये कहते हैं जनाब जैसे आपका हुक्म हम ये भी कर लेंगे आपके लिए, बस आप इमरान खान से हमें बचाएं, हम इमरान खान से आपको बचाते हैं। तो ये इस चक्कर के अंदर मिलजुल कर जो वो एस्टेब्लिशमेंट कहती है ना ये वो कर देते हैं। अब इसहाक डार इसको ओन कर रहे हैं मजबूरन, यानी इससे पहले इनको पता ही नहीं था। और मैं आपको कई महीनों से बता रहा हूं कि 27वीं आईनी तरमीम के ऊपर बारीक वारदात डाली जा रही है, बड़े लंबे अरसे से काम हो रहा है और बहुत सारी ऐसी चीजें, यानी PMLN को तो 27वीं आईनी तरमीम का पता ही चला तब जब बिलावल जरदारी ने कहा कि जनाब ये तरमीम आ रही है। इससे पहले जो आम PMLN का MNA सेनेटर उसको तो पता ही नहीं था कि वो तरमीम भी आ रही है। यहां आप नवाज शरीफ का एक स्टेटमेंट इस मौके पर अगर आप देखें तो उसको शहबाज शरीफ के एक स्टेटमेंट के साथ मिलाकर पढ़ें। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैं बहुत सारे राज अपने साथ कब्र में लेकर चला जाऊंगा। ये शहबाज शरीफ ने कहा कि बहुत सारे राज अपने साथ कब्र में लेकर चला जाऊंगा। नवाज शरीफ ने कहा दिल में तूफान है लेकिन बहुत सी बातें नहीं कर सकता। कितनी बेबसी है दोनों भाइयों की देखें। एक तरफ एक आदमी है जो हकीकी आजादी की जंग लड़ रहा है, खुल के बात करता है, सच बोलता है और वो अपना बयानिया खुद बनाता है। दूसरी तरफ 2 भाई हैं, दोनों इतने मजबूर हैं, बेबस हैं। एक वजीर आजम 3 मरतबा रह चुका है, एक दूसरी मरतबा वजीर आजम बनाया गया है, दोनों बार बार वजीर आला भी रह चुके हैं, इनका खानदान चौथी दहाई से इक्तदार में है और वो कह रहे हैं जी दिल में तूफान है लेकिन बहुत सी बातें नहीं कर सकता। ये इतने कमजोर और बुज़दिल हो चुके हैं कि ये बात ही नहीं कर सकते। वजह यह है कि इनका बात करना बनता ही नहीं है। जैसे ही बात करेंगे लोग इनको गालियां देंगे कि यार तुम सानू फिर ट्रक की पत्ती पीछे लाने लगे हो, क्योंकि अब इनकी बात पे यकीन ही कोई नहीं करता। ये बात कर ही नहीं सकते, इनकी वो हैसियत रह ही नहीं गई कि ये बात करें। और हर थोड़े अरसे के बाद, जैसे मैंने आपको कहा था ना थोड़े दिन पहले कि आपको नया नया चूरन बेचा जाएगा नवंबर के महीने में, एक चूरन, दूसरा चूरन, तीसरा चूरन, तो आपको बार बार चूरन बेचा जाएगा। मैंने आपसे कहा था नया चूरन आया, आपको चटवाते हैं नया चूरन। ये नया चूरन जो है ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के मुताबिक एयर
कराची के चेयरमैन हनीफ गोहर साहब ने इंकशाफ किया कि तरबेला में 636 अरब डॉलर के सोने के जखायर दरियाफ्त हुए हैं। 636। अच्छा, तरबेला के अंदर सोने के जखायर दरियाफ्त हुए, पहले तो खबर ये आनी चाहिए थी ना। सालों लगते हैं ये पता करने में कितना सोना है, सालों लग जाते हैं। वो कह रहे हैं तरबेला के अंदर जो है वो 636 अरब डॉलर के सोने के जखायर दरियाफ्त हो गए। आपको कैसे पता चला? पहले पता चलता वहां सोना है, फिर पता चलता है जनाब उसको हमने कंपनियां बुला ली हैं, जायजा लिया जा रहा है। फिर पता चलता है जनाब कि जायजा लेने के बाद कंपनियों ने इतना काम कर दिया और वो ये कह रहे हैं कि ये तखमीना है। तो ये तखमीना तो निकलता है जाके बड़े लंबे अरसे के बाद, लेकिन यहां पे जनाब एक साथ ही उन्होंने उठ के कह दिया कि 636 अरब डॉलर के सोने के जखायर दरियाफ्त हो गए हैं। इन जखायर के बारे में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ब्रीफिंग दी गई है। क्यों भाई, उनका क्या ताल्लुक है सोने के साथ? उनका ताल्लुक दिफा के साथ है या सोना निकालने के साथ है? ये तो जो आपका माइंस और मिनरल्स का सेक्रेटरी है उसको ब्रीफिंग होनी चाहिए थी, या जो इसका वजीर है उसको ब्रीफिंग होनी चाहिए थी, या मैक्सिमम वजीर आजम को आप ब्रीफिंग दे देते, वजीर खजाना इसके अंदर शामिल हो जाता। लेकिन ये आर्मी चीफ को इसके ऊपर आप क्यों ब्रीफिंग दे रहे हैं? उसका क्या ताल्लुक है सोने के साथ? भाई सोने के साथ ताल्लुक होना नहीं चाहिए उनका। इसलिए मैं कहता हूं ना बहुत मुतनाज़ हो गया ये होता। हनीफ गोहर के मुताबिक मामला SIFC के नोटिस में भी लाया जा चुका है। तो मैंने आपसे कहा था कि आपको रोजाना एक नया चूरन चटवाया जाएगा, मे भी वहां पे सोना शुना हो, लेकिन 636 अरब डॉलर, ये पता कितना पैसा होता है? ये पाकिस्तान का सारा कर्जा उतार के भी ये पैसा बच जाता है, इतना पैसा होता है। यानी 1,80,000 अरब रुपए होंगे ये, इतना पैसा। तो जनाब इतने ज्यादा पैसों का तो नहीं सोना निकला है, और उनको तखमीना भी हो गया, अंदाजा भी हो गया। ये आपको चूरन चटा रहे हैं एक के बाद एक, और यानी इनकी कहानियां सुनने वाली होती हैं। जब इन्होंने इक्तदार में आना होता है तो ये क्या कह रहे होते हैं, जरा ये आप एक देखें पुरानी खबर। ये खबर है जनाब एहसन इकबाल साहब के हवाले से, और ये 2019 में एहसन इकबाल साहब ने एक बात की थी। उसमें उन्होंने कहा तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। 548 रुपए की दवाई एक ही बार में 921 रुपए की हो गई, तकरीबन 373 रुपए का इजाफा हो गया। तो अब तो बीमार होना भी दुश्वार हो गया, ये एहसन इकबाल ने कहा। अब वही वाली दवाई आज उठा के एक और बंदे ने लगा दी। एहसन इकबाल साहब, अब यही मेडिसिन 1780 रुपए की हो गई है। यानी 548 वाली मेडिसिन अब 1780 रुपए की हो गई है। गरीब के जीने और बीमार होने के बारे में अब आपके क्या ख्यालात हैं? ये उन्होंने बाकायदा तस्वीरें लगाकर उसी दवाई की एहसन इकबाल साहब के दिखा दी कि जनाब अब बताएं आप, अब नहीं बोलते आप। मामला यह है कि इमरान खान साहब की हुकूमत आने से पहले जो निगरान हुकूमत थी उसके अंदर अद्वियात की कीमतें बढ़ाई गई थी, और वही इनके खाते में बाद में डाल दी गई थी। वैसे इमरान खान के दौर में भी अद्वियात की कीमतें बढ़ी हैं, क्योंकि कोविड के दौरान और उसके बाद पाकिस्तान को संभालना वाकई मुश्किल था। लेकिन इस तरह नहीं हुआ जिस तरह इन्होंने तबैयां फेर दी हैं। ये तो कई कई गुना बिजली की, गैस की, आटे की, पेट्रोल की, घी की, अद्वियात की, इन्होंने तो हर चीज की कीमतों को पर लगा दिया। इतना तो कभी भी नहीं होता था, तबाही फेर दी इन्होंने। नाज़रीन, एक खबर है, बड़े अच्छे सहाफी हैं अहमद नूरानी साहब, उनके भाई के हवाले से। उनके भाई को बाजियाब हुए 5 माह हो गए हैं। उनके भाइयों को अगवा कर लिया गया था जब उन्होंने खबर दी थी। उस खबर के नतीजे में पहली बार उनका भाई मंजर-ए-आम पे आया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गया कि जनाब मेरा पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से नाम निकालें, मैंने ट्रैवल करना है। अपनी वालदा के हमरा वो आया था और मीडिया के साथ बैठ के उसने बड़ी जज्बाती गुफ्तगू की। उन्होंने मेरे भाई की सहाफत से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मुझे बाहर जाने की इजाजत दें, मैं अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूं। मेरा फ्रीलांस काम 7 माह में खत्म हो चुका है, मेरी जिंदगी अजीरन बना दी गई है। मैं मोहम्मद अली हूं, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं। मेरे साथ 6-7 माह पहले जो कुछ हुआ वो आप जानते हैं। मैं सहाफी अहमद नूरानी का छोटा भाई हूं। मेरा अहमद नूरानी के काम के साथ सहाफत या किसी किस्म की सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं इंजीनियर के तौर पर काम करता रहा हूं, फ्रीलांसर के तौर पर 2-3 साल से काम कर रहा हूं। मेरे लापता होने की वजह से मेरा सारा काम बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ, बंद हो गया। मेरी मोबाइल डिवाइस जिसमें प्रोफेशनल डाटा था वो भी वापस नहीं किया गया। मेरे अकाउंट बंद करवाए गए, फिर अदालत के हुक्म पर खोले गए तो कुछ वक्त के बाद दोबारा बैंक अकाउंट बंद कर दिए गए। सऊदी अरब का वर्क वीजा लिया, तकरीबन 9 लाख रुपए खर्चा आया। मैंने 1 लाख रुपए का टिकट बुक करवाया, FIA की जानिब से मुझे ऑफलोड कर दिया गया। 8.5 घंटे मुझे हिरासत में रखा गया, इदारों की जानिब से धमकियां दी गई और मुझे पानी तक नहीं दिया गया। ऑफलोड की स्टेप लगाकर मुझे ऑफलोड कर दिया गया। अब मैं हाईकोर्ट में आया हूं जनाब। वो कहते नहीं मुश्किलात का सामना किया, मैं इस पर बात ही नहीं करना चाहता। मेरे साथ जो हुआ इसकी वजह से ज़हनी और फिजिकली मैंने बहुत मुश्किलात का सामना किया है। मेरे साथ जो जुल्म क्यों किया जा रहा है मुझे ये बताया जाए, मेरा नाम इस लिस्ट से हटाया जाए। मैं अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूं, मेरी फैमिली के भी बैंक अकाउंट बंद है। अगर मैं यहां नहीं कर सकता तो बाहर जाने की तो मुझे इजाजत दी जाए। वो बेचारा बड़े दुखी दिल के साथ, बड़ी तकलीफ के साथ बात कर रहा था। इस रियासत को शर्म भी नहीं आती और तरस भी नहीं आता।
बहुत ही जालिम लोग हैं, लोगों के साथ ये किस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। नाज़रीन, ताहिर अशरफी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, उसका एक जवाब आया है, और जवाब जो है ना वो देने वाली शख्सियत बड़ी जबरदस्त है, सैयद मुस्तफीन काज़मी साहब। ये वो वकील साहब हैं जिनके ऊपर काजी फायद ईसा साहब के ऊपर तनकीद करने के बाद बहुत खौफनाक टॉर्चर हुआ था और ये बड़ी प्रॉब्लम में चले गए थे। तो क्योंकि ताहिर अशरफी साहब ने कहा कि उलमा का जमीर खरीदना किसी के बस की बात नहीं है, तो इन्होंने ताहिर अशरफी साहब को जवाब क्या दिया, ये देखें। बिल्कुल सही, उलमाए हक का जमीर खरीदना नामुमकिनात में से है, मगर तुम्हारा इस बात से क्या ताल्लुक है? तुम तो आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के बहुत पुराने टाउट हो, जर खरीद गुलाम हो। तुम तो दुनिया की वो वाहिद अशरफी है जिसका वजन 2 टन और कीमत 2 टके की है। तुम तो एक बोतल की मार हो, सऊदी यहूदी हुकूमत के वजीफा ख्वार भी हो। ये बहुत सख्त तनकीद की है ताहिर अशरफी साहब पे सैयद मुस्तफीन साहब ने। ताहिर अशरफी साहब वैसे एस्टेब्लिशमेंट की गेम उठा के रखते हैं, तो बात बड़ी ठीक है, उनके बारे में हर दौर के अंदर हुकूमत का हिस्सा बन जाते हैं और वो इक्तदार की मसनत पे रहना चाहते हैं और इसके लिए वो अपने गल्फ में ताल्लुकात भी इस्तेमाल करते हैं, ऐसा हम बड़े लंबे अरसे से जानते हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आज हम बात करेंगे उन बटोन पर जिनका असल मकसद समझना जरूरी है। हर जुमला, हर सोच और हर अमल के पीछे एक वजह होती है, लेकिन हम में से कितने लोग उस मकसद तक पहुंचते हैं? आज की रिपोर्ट इसी राज को खोलेगी। सबसे पहला नुक्ता है तालीम। अक्सर लोग तालीम को सिर्फ डिग्री हासिल करने का जरिया समझते हैं, लेकिन असल मकसद है इंसान को सोचने और समझने की सलाहियत देना। तालीम वो रोशनी है जो जहालत के अंधेरों को मिटा देती है। मगर सवाल ये है, क्या हम सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं या बेहतरी के लिए सीख रहे हैं? अगला पॉइंट है सेहत। तंदुरुस्ती सिर्फ बीमारी से बचने का नाम नहीं, ये इंसान की जिंदगी का बुनियादी हिस्सा है। सेहतमंद सोसाइटी ही तरक्की करती है, लेकिन हम अक्सर तब ख्याल करते हैं जब तबीयत खराब हो जाती है। मकसद ये है कि सेहत को अपनी आदत बनाया जाए, सिर्फ जरूरत नहीं। अब बात करते हैं माहौल पर। साफ माहौल जिंदगी के लिए जरूरी है, लेकिन हमारी लापरवाही ने हवा, पानी और जमीन को नुकसान पहुंचाया है। मकसद ये होना चाहिए कि हर शख्स अपना किरदार अदा करे। छोटी सी कोशिश भी फर्क ला सकती है। अमन का मकसद है इंसानियत को एक दूसरे के करीब लाना। लड़ाई झगड़ों से कभी कोई मसला हल नहीं होता। अगर हम अपने अंदर बर्दाश्त और समझ पैदा कर लें तो अमन अपने आप कायम हो सकता है। मकसद सिर्फ सुकून नहीं, इंसाफ भी है, जो हर अमान का बुनियादी हिस्सा है। हर लम्हा कीमती है। वक्त हम सबको एक बार मिलता है, फिर लौट कर नहीं आता। मकसद ये है कि वक्त का सही इस्तेमाल किया जाए। जो लोग वक्त की कदर करते हैं वो जिंदगी में कभी पीछे नहीं रहते। इंसानी सोच ही वो ताकत है जो दुनिया बदल सकती है। मकसद ये है कि हम सोचने की आदत को जिंदा रखें। आज के डिजिटल दौर में जहां हर चीज तेजी से बदल रही है, जरूरत है गहरी सोच और समझ की। तो नजरीन, हर बात, हर अमाल और हर सोच का एक मकसद होता है। जब हम उस मकसद को समझ लेते हैं तो जिंदगी आसान और बेहतरीन हो जाती है। ये थी आज की खास रिपोर्ट। मैं हूं आपका मेजबान। शुक्रिया कहने के साथ इतना ही कहूंगा, अपनी सोच बदलिए, दुनिया बदल जाएगी।